माय डियर स्टूडेंट्स, वोकेबलरी इस पर हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये TET, TAIT या CTET या फिर स्कॉलरशिप की तैयारी करने वाले जो एस्पायरेंट्स है या जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। वोकेबलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज या शब्द भंडार हम इसे कह सकते हैं। तो उस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं हम उसे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, चूज प्रॉपर अल्टरनेटिव। तो ये जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है और प्रॉपर अल्टरनेटिव हमें सेलेक्ट करना है। प्रॉपर यानी मुनासिब, अल्टरनेटिव यानी मुतबादिल। देखिए मैं यहाँ पर वीडियो के दरमियान में उर्दू में अल्फाज के मानी आपको बताता चलूँगा जो आपके वोकेबलरी को इनरिच करने में और ग्रो करने में मदद करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिए ताकि जो भी नए अल्फाज यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें आप नोट करते चलिए, जिसकी वजह से आपको मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदा होगा। और मैं एक काम ये करूँगा कि वीडियो के आखिर में जितने भी मुश्किल अल्फाज या नए अल्फाज है, न्यू वर्ड्स यहाँ पर आए हैं, तो उनको इमेज की शक्ल में वीडियो के आखिर में मैं पेश कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो लिखा है, एक्सट्रैक्ट यानी ये जो छोटा सा इक़्तिबास कहिए या स्टांजा कह लीजिए, वो यहाँ पर है। तो उसे हम पढ़ते हैं पहले और फिर क्वेश्चन हम समझेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो ये तो वो नज़्म है जो हम बचपन में बहुत मज़े ले लेकर के बहुत शौक से पढ़ा करते थे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो हमको पता ये चला कि ये जो है ये नज़्म है, नज़्म जिसे हम कहते हैं पोएम। ठीक है, अब क्या लिखा है, हमको प्रॉपर अल्टरनेटिव यानी सही मुतबादिल या सही विकल्प यहाँ पर चुनना है, सिलेक्ट करना है। तो हम विकल्प क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रोज, रिदम, म्यूजिक और राइम। अब एक एक का मतलब देखिए और फिर एक्सट्रैक्ट के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग जो है क्या सही होगा आप मुझे बताइए। सबसे पहले प्रोज। तो प्रोज हम किसको कहते हैं, सबक को हम प्रोज कहेंगे या जो जुमले की शक्ल में लिखा जाता है उसे हम प्रोज कहते हैं। तो देखिए ये तो नज़्म है, इसमें कोई जुमले नहीं है। जुमले जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं जा रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग, या मैं काम करता हूँ, उठता हूँ, इस तरह के जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जुमले होते हैं, उसको हम प्रोज कहते हैं या उसको हम जो है नस्र भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अदब की दो किस्में होती है, नस्र है और नज़्म है, प्रोज है और पोइट्री है। तो ये जो है ये पोइट्री है, ना कि ये जो है नस्र है या प्रोज है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया है। आई होप कि आप इसे समझ पाए हो। नंबर 2 है रिदम। तो रिदम का मतलब होता है ताल या सुर। जिस तरह से गीत होते हैं या गाने बनाए जाते हैं तो वो एक ख़ास मखसूस जो है रिदम में, सुर में और ताल में होते हैं। और वो जो गाने होते हैं प्यारे बच्चों, तो हकीकत में वो नज़्म ही होती है, गीत ही होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा हो जाता है सही। ठीक है, उसके बाद में म्यूज़िक। तो म्यूज़िक यानी मौसीकी। तो मौसीकी जो है या म्यूज़िक जो है तो वो भी नज़्म से या गीत से या गानों से बनाई जाती है या उनको मौसीकी में ढाला जाता है। तो ये भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, और राइम। राइम का मतलब होता है हम आवाज़, यानी ऐसे अल्फाज जो हम आवाज़ होते हैं। जैसे देखिए स्टार, आर, ये दोनों राइम है। क्या है, राइम। इसी तरह से हाई, स्काई, ये दोनों वर्ड्स अगर आप देखते हो तो ये भी राइम है, यानी इनकी आवाज़ एक जैसी है, हम आवाज़ है। राइम यानी हम आवाज़। तो हमको यहाँ पर क्या करना था, चूज प्रॉपर अल्टरनेटिव। तो असल में ये जो सवाल है ये ऑड मैन आउट वाला सवाल है। अब ये ऑड मैन आउट क्या है, आई होप कि आप बोर्ड पे इसे देख पाए हो। अगर नहीं भी देखे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या होता है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं और एक ऑप्शन जो होता है वो दूसरों से मुख्तलिफ होता है या अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है वो गलत है या मुख्तलिफ है, किसके अकॉर्डिंग, इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो दूसरा भी इससे रिलेटेड है, तीसरा भी इससे रिलेटेड है और चौथा भी। तो पहला इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम इसको खारिज करेंगे, यानी ये हमारा हो जाता है जवाब, पहले सवाल का जवाब। तो अगर आपको समझ में आया तो इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम टू सेम रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उसके ज़रिए जो मालूमात हमें मिलती है, जो नए अल्फाज हमें पता चलते हैं, जो वोकैबुलरी हमारी बढ़ती है, वो हमको आने वाले इम्तिहान में मदद करती है। ठीक है, और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मकसद ही ये होता है। दूसरा सवाल देखिए, ए बॉय इज गेजिंग थ्रो डैश डैश, और यहां पर बाकायदा जो है एक पिक्चर भी बना हुआ है। एक लड़का गौर से देख रहा है, थ्रो यानी के जरिए, जैसे हम आमतौर पर बाय बोलते हैं, बाय यानी के जरिए, तो इसी तरह से थ्रो का भी इस्तेमाल किया जाता है। बॉय यानी लड़का और गेजिंग यानी बिल्कुल टिकटिकी बांध कर देखना या गौर से देखना। तो एक लड़का गौर से देख रहा है और यहाँ पर ये शक्ल भी बनी है, मतलब इसी के जरिए वो जो है देख रहा है। मान लो वो जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो देख रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हम देखते हैं क्या क्या है। माइक्रोस्कोप पहला ऑप्शन है। माइक्रोस्कोप यानी खुर्दबीन, जिससे हम बारीक बारीक जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह चीज़ें जो है देखते हैं, तो उसे हम खुर्दबीन कहते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप तो नहीं दिखाई दे रही है, तो ये हो गया पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा है बायोस्कोप। अब बायोस्कोप का मतलब होता है सिनेमा या फिल्म बोल दीजिए, या सिनेमा जो होता है, तो उसे हम बायोस्कोप कहते हैं। तो ये तो हमें बायोस्कोप भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी जो ऊपर की तरफ, मतलब इसका जो लुक है या इसका जो सिमत है या जो दिशा है वो ऊपर की जानिब है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत लग रहा है। तीसरा देखिए हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप का मतलब होता है भविष्यवाणी या नुजूम या नुजूमी जो है, मतलब किसी का मुस्तकबिल बताया जाता है जिसमें, तो उसको हॉरोस्कोप कहते हैं। तो ये नहीं है, गलत। चौथा ऑप्शन है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप ये सही हो जाता है, क्योंकि टेलीस्कोप यानी दूरबीन, दूर की चीज़ें हमको जिससे दिखाई देती है, दूरदर्शी बोल दीजिए या दूरबीन बोलिए या टेलीस्कोप बोलिए। अगर मैं और थोड़ा बारीकी में अगर बताऊं आपको, तो टेली का मतलब ही होता है दूर। ठीक है, और स्कोप यानी दिखाई देने वाली चीज, तो दूर से दिखाई देने वाली चीज यानी टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीविजन इसी से बना है, यानी दूर से जो हमको दिखाई देता है, जिसे दूरदर्शन हिंदी में हम कहते हैं या टीवी कहते हैं। टेलीफोन इसी से बना है, फोन यानी आवाज, टेली यानी दूर से आने वाली, तो टेलीफोन यानी दूर से आने वाली आवाज। जो जो वर्ड्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, तो आपको चाहिए कि आप उसे नोट करते चलिए। तीसरा क्वेश्चन, चूज ए वर्ड विच डजंट एक्सप्लेन द एक्शन वर्ड टू सी। तो देखिए 5वीं से लेकर के आप कोई भी इंग्लिश की किताब देखिए, तो उसमें आपको एक्शन वर्ड्स मिलेंगे। अगर दरसी किताब का आप ध्यान से मुतालिया करते हो, तो उसमें एक्शन वर्ड्स या काम करने वाले जो अल्फाज है, जिन्हें हम आम जबान में फेल कहते हैं, ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है, उसे हम एक्शन वर्ड या तो फिर फेल कहेंगे, या सीधे सीधे वर्ब भी हम उसे बोल सकते हैं। तो ऐसे हमको यहाँ पे लफ्ज सिलेक्ट करना है जो कि टू सी यानी देखना, उससे जुड़े हुए नहीं है, नॉट इररिलेवेंट है या उससे जुड़े हुए नहीं है। डजंट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना यानी किसी चीज को बयान करना, तो उसको जो देखने को, टू सी यानी देखने को जो बयान नहीं कर रहा है, ऐसा लफ्ज हमको यहाँ पे चुनना है। देखिए टू वॉच, तो टू वॉच यानी देखना, खास तौर से किसी स्क्रीन को, मोबाइल को, टीवी को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, या इनकी जो स्क्रीन होती है उसको जब हम देखते हैं, तो खास तौर पर वॉच का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। टू वॉच यानी देखना। ठीक है, टू लुक आफ्टर, अब ये एक फ्रेज है। टू लुक आफ्टर ये क्या है? एक फ्रेज है। लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन जब उसके साथ आफ्टर जुड़ गया है, टू लुक आफ्टर, तो इसका मतलब होता है देखभाल करना, देख रेख करना। तो ये देखने से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम तीसरा और चौथा ऑप्शन भी यहां पर समझ लेते हैं। टू पीप, टू पीप का मतलब होता है किसी सुराख वगैरह से झांकना या देखना, तो उसे हम कहते हैं टू पीप। उसके बाद टू ऑब्जर्व, टू ऑब्जर्व का मतलब होता है मुशाहिदा करना। टू ऑब्जर्व उसी से बना है ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा। तो देखिए ये सब के सब देखने से यानी टू सी से जुड़े हुए। टू वॉच,
टू पीप और टू ऑब्जर्व, ये सब देखने से जुड़े हैं। लेकिन टू लुक आफ्टर यानी किसी की देखरेख करना, देखभाल करना, ये केयर से जुड़ी हुई चीज है। केयर करना, CARE, केयर। टू लुक आफ्टर यानी टू केयर, तो ये 2C से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमारा यहां पे दूसरा ऑप्शन हो जाता है सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैश डैश। वी यानी हम, गेट यानी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, फ्रॉम यानी से, डैश 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 यानी खाली जगह, यानी हमें बिजली खाली जगह से मिलती है। तो थोड़ा सा साइंटिफिक सवाल भी है लेकिन इंग्लिश में है तो इंग्लिश से रिलेटेड है। देखिए नंबर 1, विंड मिल। विंड मिल यानी जो इस तरह के बड़े बड़े आपने जो है देखा होगा, पंखे लगाए जाते हैं, विंड टरबाइन भी उसे बोलते हैं, जो हवा जब उस पर पड़ती है तो वो घूमते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अंदर उसके जो जनरेटर होता है वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यकीनन हमें जो है विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पहला ऑप्शन सही है, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैश डैश। उसके बाद सोलर कुकर बोलिए या सोलर पैनल बोलिए, तो इनसे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद रेन यानी बारिश, तो रेन से क्या होता है कि रेन जो है बारिश एक जगह पर जमा हो जाती है, जो पानी होता है उसको टरबाइन पर डाला जाता है, वो घूमता है, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हमें बारिश से या पानी से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है इसलिए समझने की कोशिश करिए। चौथा जो ऑप्शन है वर्मी कल्चर। अब वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्म से बना है ये, वर्म, वर्मी कल्चर जो है, तो केचुए को ज़मीन में डाल दिया जाता है और फिर उसके रहने की वजह से वहाँ पर जो है खाद बनना शुरू हो जाता है, तो उसे वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट खाद भी हम कहते हैं। तो उससे हमें जो है हमारी जो ज़मीन है वो जरखेज़ हो जाती है, लेकिन उससे बिजली तैयार नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये है गलत, चौथा। तो वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड मिल, सोलर एंड रेन। अब ये तीनों ऑप्शन तो हम यहाँ पर नहीं डाल सकते, तो ये जो है ये क्वेश्चन भी ऑड मैन आउट वाला है। या तो फिर इसको हम बदल के इस तरह से कर सकते हैं, वी डोंट गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, यानी हमें जो है खाली जगह से बिजली नहीं मिलती है, तो हमें वर्मी कल्चर से बिजली नहीं मिलती है, बल्कि हमें विंड मिल से, सोलर कुकर से और रेन से बिजली मिल सकती है, लेकिन वर्मी कल्चर से हमें बिजली नहीं मिलती है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। या ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर के इस तरह से पूछ सकता है कि सेलेक्ट द ऑड मैन आउट, इस तरह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हिदायत यहां पर लिखी है, चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो हमें जो खत कशीदा लफ्ज है, देखिए ये अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड यानी खत कशीदा लफ्ज, तो उसका करेक्ट मीनिंग बताना है, सही सही मतलब जो है उसका हमें बताना है। तो क्या है, देखिए पांचवा क्वेश्चन, दानिश ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर दानिश के बारे में बताया जा रहा है कि दानिश जो है हमेशा वादा निभाता है, या जो भी वो प्रॉमिस करता है उसको वो पूरा करता है। टू कीप, कीप का मतलब तो लफ्जी मतलब होता है रखना, जैसे आई एम कीपिंग द पेन ऑन द टेबल, मैं जो है आई कीप द पेन ऑन द टेबल, मैं टेबल पर पेन रखता हूँ, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर कीप प्रॉमिस, कीप द प्रॉमिस या कीप वंस प्रॉमिस या कीप हिज प्रॉमिस का मतलब होता है वादा पूरा करना, वादा निभाना। तो दानिश जो है हमेशा वादा निभाता है, तो इसका मतलब ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, तो वो एक ऐसा शख्स है जो लफ्जों का है। अगर इसका हम लफ्जी तर्जुमा देखें तो मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हो रहा है कि लफ्जों का आदमी है या लफ्जों का शख्स है, लेकिन वो एक फ्रेज है और उसका मतलब क्या होता है हम देखते हैं। उसका मतलब होता है कि काबिल एतमाद या जिस पर जो है भरोसा किया जा सके। देखिए कैन नॉट ट्रस्ट, भरोसा नहीं कर सकते हैं, ट्रस्टलेस ना काबिल एतमाद है या ला एतबार है, या ट्रस्ट वर्दी यानी जिस पर भरोसा किया जा सकता है, या ट्रस्टी है, मुतवल्ली है। ट्रस्टी यानी किसी जो है अदारे का या किसी जगह का इंतजाम संभालने वाले को हम ट्रस्टी कहते हैं, या मुतवल्ली उसे हम कह सकते हैं, या फिर नाजिम भी बोल सकते हैं। तो दानिश जो है मैन ऑफ वर्ड्स है, यानी कि दानिश जो है वो ट्रस्ट वर्दी है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। दानिश जो है ऐसा शख्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल एंड ऑब्टेन सक्सेस ही पुल्ड हिज सॉक्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी
अपना जो हदफ है या अपना जो मकसद है उसे हासिल करने के लिए एंड ऑब्टेन सक्सेस और कामयाबी पाने के लिए ही पुल्ड हिज सॉक्स, उसने अपने मोजे खींच लिए। तो मोजे खींचने का मतलब क्या होता है? टू पुल वंस सॉक्स यानी अपने मोजे खींचना। अपने मोजे खींचने का मतलब क्या है? क्योंकि ये खत कशीदा या अंडरलाइंड है तो हमें इसका मतलब बताना है। तो मोजे खींचना यानी क्या? विदाउट एफर्ट, बिना किसी कोशिश के, या टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी यानी किसी मौके की तलाश का इंतज़ार करना, टू वेट यानी इंतज़ार करना, या टू ट्राई कैजुअली या फिर कभी कभार कोशिश करना। कैजुअल से बना है कैजुअली यानी कभी कभार कोशिश करना, या टू वर्क हार्ड यानी सख्त मेहनत करना। तो टू पुल वंस सॉक्स यानी टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर हमारा जो है चौथा ऑप्शन है सही, टू वर्क हार्ड, यानी उसने अपना गोल और सक्सेस पाने के लिए अपने जो सॉक्स है उनको पुल कर लिया, यानी वो अब सख्त मेहनत कर रहा है। उसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन, चूज द ऑड मैन आउट, यानी जो ग्रुप से मुख्तलिफ है हमें उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक जानवर दिया हुआ है, लैम है, हॉर्स है, बर्ड्स है, स्नेक है, और बाजू में जो है उनकी जोड़ी में उनके साथ में उनकी मूवमेंट या उनकी हरकत दी गई है। तो हमको जो है गलत हरकत पहचानना है या फिर ऐसा ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है जो ऑड है, यानी जो कि वो उस तरह से हरकत नहीं करता है जानवर, मतलब हमको ये सिलेक्ट करना है। तो देखिए लैम, लैम का मतलब होता है शीप का बच्चा, या जो भेड़ होती है, भेड़ का जो बच्चा होता है उसे हम लैम कहते हैं। तो वो जो हरकत करता है उसको जंप यानी कूदना इस तरह से नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको स्किप करना बोलते हैं। स्किप, स्किप करता है यानी कूदता है वो, लेकिन जंप उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, स्किप उसके लिए सही है। तो लैम स्किप करता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है ऑड दिखाई दे रहा है, लेकिन हम दूसरा, तीसरा, चौथा भी पहले चेक कर लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, ये तो सही है। हॉर्स गैलप, घोड़ा सरपट दौड़ता है। गैलप यानी सरपट दौड़ना या तेज दौड़ना, जो है तेज दौड़ने को भी गैलप कह सकते हैं। तो हॉर्स तेज दौड़ता है, ये भी सही है। स्नेक स्लिथर करता है यानी रेंगता है, सांप, स्नेक यानी सांप, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन जो है ऑड मैन आउट है, यानी कि वो मुख्तलिफ है या गलत जोड़ी जो है दी हुई है, तो इसलिए हम पहला यहां पर सिलेक्ट करेंगे। लैम स्किप करता है ना कि जंप करता है। नंबर 8, इफ चिलीज आर हॉट देन मैंगोज आर डैश डैश। देखिए चिलीज यानी मिर्च, हॉट का मतलब एक होता है गर्म और एक मतलब होता है तेज। तो जो मिर्च है वो तेज है। इफ चिलीज आर हॉट, अगर मिर्च जो है वो तेज है, देन तो मैंगोज आर डैश डैश, तो आम कैसे है, यानी आम है खाली जगह, यानी हमें बताना है कि अगर मिर्च तेज है तो आम कैसे है। रेड लाल, तो यहाँ रंग बताने की बात नहीं हुई है, पहली बात ये समझना है। यहाँ पर जो है रंगों की बात नहीं चल रही है, बल्कि उनके यूँ कहिए कि जायके की बात शुरू है। तो रेड ये गलत है। जूसी यानी रसीला, तो यहाँ पर वो भी बात नहीं चल रही है। स्वीट यानी मीठा, ये उसका जायका हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। सोर यानी खट्टा, तो अगर यहाँ पर रहता है रॉ मैंगो या खट्टा जो है कच्चा आम अगर रहता, या वहाँ पर लाइम होता यानी या लेमन होता, या टैमेरिंड होता यानी इमली, तो हम सोर ले सकते थे। ठीक है, सोर यानी खट्टा। तो मैंगोज जो है जनरली जो है मैंगोज मीठे होते हैं, तो 3 नंबर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इफ चिलीज आर हॉट देन मैंगोज आर स्वीट। अब स्वीट लफ्ज से जुड़ा हुआ एक लफ्ज और है, देखिए अगर ये इस तरह से हम स्वीट को लिखे, मतलब ए लगा दे, तो इसका मतलब हो जाता है स्वीट यानी पसीना। स्वेट इस तरह से उसका तलफ्फुज होता है, और यह है स्वीट यानी मीठा। स्वीट और स्वेट में भी फर्क जो है समझ में आना चाहिए। उसके बाद नंबर 9, एग बॉयल, यानी अंडे को हम करेंगे बॉयल। बॉयल करना यानी उबालना, तो एग के साथ में लिखा है बॉयल, तो इडली को क्या करेंगे डैश डैश, यानी अंडे को पकाने के लिए हम बॉईल अगर कर रहे हैं तो इडली किस तरह से पकती है। स्टिर, स्टिर करना यानी इस तरह से हिलाना या चम्मच हिलाना, उसको हम बोलते हैं स्टिर। स्टर इस तरह से भी इसका तलफ्फुज होता है। या रोस्ट करना, रोस्ट करना यानी भूनना, रोस्ट, तो इडली को रोस्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद स्वीट यानी मीठा, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद स्टीम यानी भाप में उसको जो भाप देना, उसको एक तरीके से, स्टीम का मतलब होता है भाप। तो इडली के साथ सही ऑप्शन आएगा नंबर 4,
स्टीम। ठीक है, एग को अगर हम बॉईल करेंगे तो इडली को स्टीम करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द कैट इज एज सॉफ्ट एज डैश डैश। कैट यानी बिल्ली, सॉफ्ट यानी नर्म, एज सॉफ्ट एज, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। दोनों तरफ एज अगर लगा दिया जाए किसी एडजेक्टिव के तो हम उसको इस तरह उसका मतलब अखज़ करते हैं, एज सॉफ्ट एज, इतनी नर्म जितनी। द कैट इज एज सॉफ्ट एज, बिल्ली इतनी नर्म है जितनी। कॉटन यानी कपास, तो ये तो सही लग रहा है। केक एज सॉफ्ट एज कैट, केक, तो ये तो हो भी सकता है लेकिन ये ज़्यादा सही है। एज सॉफ्ट एज बनाना, गलत, बनाना यानी केला। एज सॉफ्ट एज क्रीम, क्रीम यानी मलाई। तो ज़्यादा सही, सबसे सही ऑप्शन 1 नंबर है, द कैट इज एज सॉफ्ट एज कॉटन, बिल्ली इतनी नर्म है जितने के कॉटन या कपास। इसी तरह से हम बहुत सारे अल्फाज बोल सकते हैं, एज हॉट एज, इतना गर्म जितना। एज स्वीट एज, इतना मीठा जितना, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैंगोज आर एज स्वीट एज शुगर, यानी आम इतने मीठे हैं जितनी शुगर। तो इस तरह आज हमने जो भी नए वर्ड्स सीखे हैं तो उसको यहाँ पर देखिए इमेज की शक्ल में आपके सामने वो जो वर्ड्स हैं नए वो भी आ चुके हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने और समझने का मौका मिला है। शुक्रिया।